तो बच्चों वेलकम बैक। बच्चों पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एलिमेंट्री कैनाल के ईच एंड एवरी ऑर्गन को हमने पढ़ा था माउथ के बारे में, फिर हमने पढ़ा था इसोफेगस के बारे में, फिर हमने स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, सब के बारे में हमने डिस्क्राइब कर रखा था। बच्चों याद करो, डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक था हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा था हमारा एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल वाले पार्ट को हम कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड को पढ़ेंगे। बच्चों आप ध्यान दीजिए, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का मैंने डायग्राम बना रखा है। ये आपका माउथ हो गया, ये आपका इसोफेगस हो गया, फिर स्टमक हो गया, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, जाके ये रेक्टम में ओपन यानी कि एनस में ओपन हो रहा था। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब मैंने आपको पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि कुछ एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं। ठीक है, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड कहने का मतलब ये है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल के साइड बाय साइड में प्रेजेंट होते हैं और वो अपना सिक्रेशन एलिमेंट्री कैनाल में डालते हैं। ठीक है, ताकि जो डाइजेशन हो रहा है डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो जाए। यानी डाइजेशन कराने के लिए कुछ एंजाइम्स की जरूरत होती है। याद किया मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन इज ए फिजिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। केमिकल यानी कि एंजाइम की हमने बात करी थी, तो एंजाइम की जरूरत है। वो एंजाइम कहां से आते हैं? आते हैं एलिमेंट्री कैनाल के साइड बाय साइड कुछ हमारे ग्लैंड्स होते हैं जो अपना सीक्रेशन इसमें पोर करते हैं, डालते हैं, जिसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम यही एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। बच्चों देखिए, ये हमारा माउथ हो गया। माउथ में हमारा जो सबसे पहला एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वो होता है सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि हमारे माउथ वाले पार्ट में कहीं ना कहीं सिचुएटेड होगा। कहां होगा, क्या काम करता है, सब हम लोग देखेंगे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बच्चों। ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड ये कहां पे होगा? ये हमारा माउथ में होगा। ठीक है, माउथ में हो गया। ठीक है, इसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया। दूसरा हमारा जो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो है हमारा लीवर, और हम लोग लीवर के साथ ही साथ गॉल ब्लैडर भी पढ़ लेंगे। ये हमारा तीसरा है, लेकिन हम लोग लीवर और गॉल ब्लैडर को एक ही टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, लीवर और गॉल ब्लैडर। अब हम देखेंगे लीवर और गॉल ब्लैडर होता कहां है। ये माउथ हो गया, ये इसोफेगस हो गया, ये स्टमक हो गया। आप याद कीजिए बच्चों, ये जो स्टमक है ये डायफ्राम के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, डायफ्राम जो होता है ना हमारा रेस्पिरेशन में जो हेल्प करता है, उसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में ये एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट अपर साइड में स्टमक, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट अपर साइड में स्टमक। ठीक है, वही राइट साइड में, राइट अपर साइड में हमारा जो होता है वो होता है हमारा लीवर। लेफ्ट अपर साइड में स्टमक, राइट अपर साइड में हमारा लीवर। तो लीवर का लोकेशन हम क्या बोल सकते हैं कि जो डायफ्राम के जस्ट नीचे, बिलो द डायफ्राम एंड अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो ये हमारा ये क्या होगा? ये हमारा लीवर हो गया। ठीक है बच्चों, लीवर। मैंने यहाँ पे दो पार्टीशन कर दिया है, दो पार्ट में बनाया है, यानी कि हमारा जो लीवर होता है दो लोब से मिलकर बने होते हैं। जब हम लीवर पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। आप समझिए लीवर कहाँ है हमारा? डायफ्राम के जस्ट नीचे एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में, और इस लीवर के जस्ट नीचे ही हमारा एक बैग सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो पहला हमारा क्या था? सैलिवरी ग्लैंड माउथ में प्रेजेंट, लीवर और गॉल ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका एब्डोमिनल कैविटी के राइट अपर साइड में। मैं अभी आपको लोकेशन बता रहा हूँ, ईच एंड एवरी पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और जो तीसरा हमारा जो होता है वो है हमारा पैनक्रियाज। पैनक्रियाज। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये स्टमक आया, स्टमक आके स्मॉल इंटेस्टाइन में डिवाइड हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन का मैंने पार्ट बताया था ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। तो ये मान लो आपका इनिशियल पार्ट ड्यूडेनम है, तो ड्यूडेनम के लूप में होता है ऐसा। ठीक है, ये हो गया आपका पैनक्रियाज। ये तुम्हारा बच्चों क्या हुआ? पैनक्रियाज। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम लोग को सैलिवरी ग्लैंड को पढ़ना है जो हमारे माउथ एंड बुकोफेरेंजियल कैविटी में होंगे। लीवर या गॉल ब्लैडर को पढ़ना है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में राइट अपर साइड में होंगे। और तीसरा हमको पैनक्रियाज में पढ़ना है जो कि हमारा ड्यूडेनम के लूप में होंगे। उसका लोकेशन हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ये एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है। एसेसरी कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो डाइजेशन है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ये अपना सीक्रेशन इसमें डालेगा, ये अपना सीक्रेशन एलिमेंट्री कैनाल में डालेगा, और जो भी हम फूड ले रहे हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उसका डाइजेशन हो पाएगा। आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, हम बारी बारी सब तीनों चारों जो हमारे एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनको हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों हम सबसे पहले बात करेंगे सैलिवरी ग्लैंड की। देखो जो बच्चों सैलिवरी ग्लैंड होता है वो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट, यानी कि जो बक्कल कैविटी होता है, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है। मैं एक टर्म बोल रहा हूं, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है। कुछ टाइम बाद मैं आपको बोलूंगा कि बक्कल कैविटी में प्रेजेंट नहीं होता है। अब आप हो जाएगा कंफ्यूज, इस कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा। आप इतना समझिए कि सैलिवरी ग्लैंड अभी फिलहाल के लिए बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है। बक्कल कैविटी क्या मिलकर बना होता है? हमारा लिप्स हो गया, अपर लिप्स, लोअर लिप्स। ठीक है, मैक्सिला, मैंडिबल। ठीक है, टीथ हो गया,
और ऊपर साइड क्या हो गया, रूफ हमारा पैलेट, नीचे टंग, ठीक है। ये हमारा पूरा मिलकर क्या बनाता है, बक्कल कैविटी बनाता है। ये हम लोगों ने कवर कर लिया था। जो सैलिवरी ग्लैंड होता है ये मेनली 3 टाइप्स का होता है, ठीक है बच्चों। पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड, ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड। ये नंबर में 2 होते हैं, यानी कि एक पेयर होते हैं, 2 है यानी कि एक पेयर है। दूसरा जो है हमारा वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। ये भी नंबर में 2 है, यानी कि एक पेयर है, ठीक है। और जो आपका तीसरा है वो है आपका सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है बच्चों। इस तरह से जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है वो 3 टाइप का है। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, तीसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड। ये भी आपका नंबर में 2 होते हैं, यानी कि एक एक पेयर होते हैं। एक पेयर है, एक पेयर है, एक पेयर है। अब देखिए इन तीनों के लोकेशन मैं आपको बता रहा हूं। पैरोटिड ग्लैंड जो मेनली होते हैं हमारे चिक में, जो हमारे गाल है ना, गाल गुलाबी नैन शराबी, वही वाला जो गाल है हमारा, एक गाल में हमारे होते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, 2 पेयर्स होते हैं, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड्स हमारे हो गए चिक्स में। दूसरा है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स, सब यानी कि होता है नीचे, बिलो, ठीक है। सब यानी कि बिलो। मैंडिबुलर याद कीजिए, इस लोअर जॉ वाले बोन को हम लोग क्या बोला था, मैंडिबल, ठीक है। तो लोअर जॉ जो आ रहा है इसके नीचे एक ग्लैंड होता है हमारा सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर के नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये भी नंबर में 2 होते हैं, ठीक है। इसका लोकेशन हो गया, आपको पता चल गया कि लोअर जॉ के नीचे होते हैं। फिर तीसरा है सब लिंगुअल वो टंग कहीं भी आए, लिंगुअल का मतलब होता है टंग, और सब यानी कि बिलो, ठीक है बच्चों। मैंने आपको बोला था बायोलॉजी में अगर आप टर्मिनोलॉजी को समझेंगे तो आपको बायोलॉजी समझने के लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो पैरोटिड ग्लैंड मैंने बताया चिक्स में, सब मैंडिबुलर बोल दिया मैंने लोअर जॉ में, ठीक है। फिर सब लिंगुअल यानी कि टंग में, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड चिक्स, ये फिर दूसरा वाला सब मैंडिबुलर हमारा जो है वो हमारा लोअर यहाँ पे होगा, कहीं ये जंक्शन आप दिख रहा है, ये लोअर जॉ में होगा। और तीसरा है आपका सब लिंगुअल यानी कि टंग के नीचे। अब आप बताइए बच्चों कि हमने एक टर्म बोला कि सैलिवरी ग्लैंड जो है वो हमारा बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है। क्या हमारा बक्कल कैविटी में चिक्स आता है? बिल्कुल नहीं। बक्कल कैविटी में क्या हमारा टंग के नीचे का पार्ट आता है? बिल्कुल नहीं। क्या बक्कल कैविटी हमारा लोअर जो आता है? बिल्कुल भी नहीं। यानी कि जो मैंने आपको स्टेटमेंट बोला था कि सैलिवरी ग्लैंड बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होता है वो सही नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से सही नहीं है। लेकिन हम बोलने के लिए बोल देते हैं कि बक्कल कैविटी में यानी हमारे माउथ का जो बुकोफेरेंजियल कैविटी है उसमें हमारा सैलिवरी ग्लैंड होता है। लेकिन एक्चुअल लोकेशन इसका हम लोग देखें तो ये हमारा चिक्स में हो गया, ये हमारा मैंडिबल यानी लोअर जॉ के नीचे हो गया, ये हमारा बिलो द टंग हो गया। तो हम बोल सकते हैं, आप अच्छी तरीके से समझिए इस टॉपिक को, यानी कि जो सैलिवरी ग्लैंड होते हैं बक्कल कैविटी में तो प्रेजेंट नहीं होता है, बक्कल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो अपना सीक्रेशन बक्कल कैविटी में डालते हैं थ्रू द डक्ट्स। मान लो आपका ये बक्कल कैविटी हो गया, ठीक है बच्चों, मान लो बक्कल कैविटी हो गया, ये आपका सैलिवरी ग्लैंड हो गया, मान लो 3 टाइप का मैंने सैलिवरी ग्लैंड माना है। ये बक्कल कैविटी में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये अपना सीक्रेशन डालेंगे बक्कल कैविटी में, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? थ्रू द डक्ट्स यानी कि पाइप जैसे स्ट्रक्चर के थ्रू डालेंगे, यानी कि ये जो ग्लैंड है वो अपना डक्ट के थ्रू सीक्रेशन डाल रहा है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में प्रेजेंट नहीं है। इस टाइप के ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड उस टाइप के ग्लैंड को बोलते हैं जो अपना सीक्रेशन डक्ट के थ्रू किसी पाइप के थ्रू डाले, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन। एक दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हम एक बहुत अच्छा टॉपिक है आपके अंदर नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप समझिए कि ग्लैंड 2 प्रकार का है, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन जो कि पाइप के थ्रू डक्ट के थ्रू अपना सीक्रेशन डाले, ठीक है। एंडोक्राइन जो कि डायरेक्ट डाले, उसको कोई जरूरत नहीं है। मान लो अगर यहाँ पे कोई एंडोक्राइन ग्लैंड रहता, उसको कोई जरूरत नहीं है पाइप का, वो अपना डायरेक्ट आएगा और डायरेक्ट डाल देगा सीक्रेशन, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सैलिवरी ग्लैंड हमारा 3 टाइप का, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल, ठीक है। ये तीनों हमारे बक्कल कैविटी में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये अपना सीक्रेशन जो भी होगा वो डालेंगे अपना डक्ट के थ्रू बक्कल कैविटी में। इसलिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड है वो हमारा ओरल कैविटी में प्रेजेंट है। अब देखिए बच्चों, सैलिवरी ग्लैंड जो होता है वो मेनली सीक्रेट करता है सैलाइवा। क्या सीक्रेट करेगा? सैलाइवा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लार। गरम गरम गुलाब जामुन मिल गया, ठीक है,
चिकन पकौड़ा मिल गया, चिकन लॉलीपॉप मिल गया, ठीक है, बटर चिकन मिल गया, मुंह से क्या लार टपकने लगता है। वो लार क्या है, वो यही सलाइवा है। कहां से आता है, सैलिवरी ग्लैंड से आता है। सैलिवरी ग्लैंड कितने टाइप के, 3 टाइप के, 1 2 3, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। आपको हर चीज को रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। आपको लार आया, मुंह से पानी टपका, याद आ गया कि ओ सलाइवा, सलाइवा में यानी कि सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड यानी कि आउटसाइड द बक्कल कैविटी, लेकिन अपना वो सीक्रेशन बक्कल कैविटी में डालती है थ्रू द डक्ट यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। इस तरह से आप चीजों को रिलेट कीजिए, एक दूसरे से कनेक्ट कीजिए, तो चीजें आपको समझने के लिए इजी हो जाएगी। और मेरे पढ़ाने का भी मकसद यही है कि आप चीजों को इंटरलिंक कर पाए, समझ पाए, ताकि आपको ज्यादा चीजें याद नहीं रखना पड़े, ठीक है बच्चों। तो ये सैलिवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवा सीक्रेट करेगा, ठीक है। जो सबसे सलाइवा जो सीक्रेट होता है वो सबसे ज्यादा होता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू। ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा पैरोटिड ग्लैंड के थ्रू होता है। और सलाइवा के साथ साथ ये क्या करते हैं कि, और जो सलाइवा होता है हमारा, सलाइवा का पीएच जो होता है वो 6.8 होते हैं, यानी कि स्लाइटली एल्केलाइन होता है, ठीक है बच्चों। यानी कि हम जो फूड ले रहे हैं तो हमारा फूड कहां जाता है, हमारे माउथ में चला गया, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड आया, अपना सलाइवा सीक्रेट कर दिया, उसका पीएच कितना है, 6.8 होता है। तो सलाइवा में क्या होता है, म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। म्यूकस आप समझिए चिपचिपा पदार्थ होता है, चिप 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 लासा जैसा होता रहता है, वो चिपचिपा पदार्थ है। आपने फूड को लिया, ठीक है, मैंने आपको एक टर्म बताया था बोलस, ठीक है। आप उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट के थ्रू। फूड हमने लिया, ठीक है, फूड का हमारे दांत ने क्या किया कि क्रश किया, पूरा काट काट करके छोटा छोटा टुकड़ा में बना दिया, ठीक है। फिर म्यूकस, हमारा सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, म्यूकस। म्यूकस के थ्रू उसका क्या किया, टंग उसका मूवमेंट कराया, हम लोग करते हैं ना, और मूवमेंट करा के हम लोग क्या किए कि फूड का मिक्सिंग कराया हम बक्कल कैविटी में, ठीक है। उस टाइप के फूड का हमने क्या बोला था, बोलस, ठीक है। तो बोलस में वही हमारा म्यूकस हेल्प करता था। इसको हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेशन ऑफ फूड, लुब्रिकेशन ऑफ फूड। आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन ऑफ फूड, यानी कि फूड को हमने तोड़ा दांत से, फिर टंग से और सलाइवा की मदद से उसको मिक्स किया, चिपचिपा बनाया, उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलस, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं लुब्रिकेशन ऑफ फूड। लुब्रिकेशन ऑफ फूड हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो सलाइवा होता है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है टाइलिन, PTAYLIN, टाइलिन, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज, सैलिवरी अमाइलेज। टाइलिन का ही दूसरा नाम है सैलिवरी अमाइलेज। मोस्ट कॉमनली टाइलिन यूज होता है, आपको ये याद रखना है, टाइलिन को सैलिवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। अब देखो बच्चों, हमको फूड को डाइजेशन करना है, ठीक है। हम फूड में कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं, फैट भी ले रहे हैं, प्रोटीन भी ले रहे हैं। तो जो हमारा ओरल कैविटी में जो डाइजेशन होता है, बक्कल कैविटी में डाइजेशन होता है, वो केवल और केवल स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट का होता है, ठीक है। ये आपका स्टार्च हो गया, ठीक है। स्टार्च क्या है, स्टार्च एक टाइप का बहुत सारे ग्लूकोज मिलके आपस में कंबाइन होके एक पॉलीमर बनाते हैं। अगर एक सिंगल ग्लूकोज है तो वो है मोनोमर, ये ग्लूकोज ये ग्लूकोज ये ग्लूकोज ये ग्लूकोज, ऐसे करके अगर ग्लूकोज लाइन में इकट्ठे हो गए अपने एक लाइन में तो बनाते हैं स्टार्च। स्टार्च क्या है, पॉलीमर है। ग्लूकोज मोनोमर, मोनोमर यानी कि एक सिंगल यूनिट है, एक मॉलिक्यूल है। बहुत सारे ग्लूकोज मिल के बनाया गया तो पॉलीमर, पॉली यानी कि बहुत सारा ग्लूकोज मिलकर स्टार्च बना दिया। तो उसका हमको क्या करना है, डाइजेशन करना है। हमारे मुंह हमने फूड खाया, उसमें क्या है, स्टार्च है, स्टार्च का डाइजेशन करना है। तो स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो हमारा माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे सलाइवा में क्या है, टाइलिन, सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है। तो ये टाइलिन है हमारा या फिर सैलिवरी अमाइलेज है, ये स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में, ठीक है बच्चों, माल्टोज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन में। हम जब फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। आप इतना ध्यान रखिए कि सैलिवरी ग्लैंड में ने सलाइवा को सीक्रेट किया, ठीक है। सलाइवा में क्या है, हमारा म्यूकस है, म्यूकस है तो क्या कर दिया, हमारा लुब्रिकेशन ऑफ फूड यानी कि बोलस में हेल्प किया, ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें टाइलिन और सैलिवरी अमाइलेज है, टाइलिन को सैलिवरी अमाइलेज बोलते हैं। तो ये टाइलिन क्या करता है, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना है, स्टार्च का यानी कि स्टार्च का डाइजेशन करना है। स्टार्च का है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। तो यानी बहुत सारा ग्लूकोज ऐसे ऐसे मिलके आपस में लिंक होके क्या हमारा स्टार्च बना दिया, ठीक है। इसका डाइजेशन करना है, यानी कि अल्टीमेटली हमारा गोल है कि ये जो पॉलीमर है, पॉलीमर को ब्रेक कर करके हमको एक सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकालना है, ऐसे ऐसे सिंगल मोनोमर निकालना है, हमारा मकसद यही है। तो ये जो हमारा माउथ में जो हमारा टाइलिन और सैलिवरी अमाइलेज है, यही स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन में, और फर्दर अदर हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल के आगे वाले पार्ट है उसमें भेज देता है नेक्स्ट डाइजेशन के लिए। अब देखिए जो स्टार्च का डाइजेशन होता है वो यहाँ पे 30% होता है,
100% स्टार्च का डाइजेशन माउथ में नहीं हो जाता है, केवल 30% का डाइजेशन होता है जो कि सैलिवरी एमाइलेज टाइलिन की हेल्प से होता है और चला जाता है माल्टोज डक्ट में। मुझे लगता है कि आप इस चीज को समझने की कोशिश करते होंगे। आप समझिए कि सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, बक्कल कैविटी के बाहर है, ठीक है, बक्कल, लेकिन अपना वो सिक्रेशन कहाँ डाली है, बक्कल कैविटी में डाल रही है थ्रू द डक्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इससे सलाइवा को सीक्रेट करती है। ये 3 टाइप के होते हैं, नाम आपको याद रखना है। 2-2 पेयर होते हैं, एक पेयर होते हैं, 2 इन नंबर होते हैं। इनका लोकेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये हमारा सलाइवा यानी लुब्रिकेशन ऑफ फूड में, म्यूकस के थ्रू लुब्रिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करेंगे, बोलस में हेल्प करेंगे। इसमें क्या पाया जाता है, टाइलिन, सैलिवरी एमाइलेज, जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब स्टार्च को किसमें, माल्टोज प्लस अल्फा डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है बच्चों। यहां तक था आपका सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। देखो बच्चों, जब भी पैरोटिड ग्लैंड में इन्फेक्शन हो जाए, कैसा इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरस आके इन्फेक्शन कर दे, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मम्प्स। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मम्प्स, MUMPS। ये एक प्रकार का डिजीज है मम्प्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि बच्चों को आप देखिएगा कि अगर इन्फेक्शन हो जाए तो गाल फूल जाता है, ऐसे करके हो जाता है, ठीक है। फीवर आएगा, हेडेक आएगा, ठंडा लगेगा, पेन होगा, ये सब होगा, उस कंडीशन का बोलते हैं मम्प्स। मम्प्स क्यों होता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाए अगर पैरोटिड ग्लैंड में, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मम्प्स। इसके बचाव के लिए बहुत सारे वैक्सीन दिया जाता है, बहुत सारे एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, एंटी, ठीक है, एनेसाइड्स है। वो हमारा जो आप ड्रग पढ़िएगा जब आप एमबीबीएस करिएगा तो उसमें आप समझ जाइएगा कि जो मम्प्स होता है, मम्प्स के लिए वैक्सीन भी दिया जाता है, एनेसाइड्स भी दिया जाता है। वायरल इन्फेक्शन वाले कंडीशन को हम लोगों ने मम्प्स बोल दिया। ये आपका टोटल था आपका सैलिवरी ग्लैंड के बारे में। बच्चों अब हम पढ़ेंगे लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में। हमने सैलिवरी ग्लैंड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि लीवर और गॉल ब्लैडर दोनों को हम लोग साथ में कवर करेंगे। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि लीवर का लोकेशन क्या है। देखो बच्चों, ये हमारा माउथ एंड बकोफेरेंजियल कैविटी हुआ, ये हमारा इसोफेगस आया, ठीक है। ये हमारा डायफ्राम है, थोरेक्स के नीचे डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम के नीचे हमारा लेफ्ट, ये हमारा पूरा एब्डोमिनल कैविटी है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट अपर साइड में हमारे क्या था, स्टमक। याद कीजिए बच्चों, स्टमक, लेफ्ट अपर साइड में स्टमक। वही राइट अपर साइड में जो होता है वो होता है हमारा लीवर, ठीक है। लीवर, तो लीवर क्या है, एब्डोमिनल कैविटी में है, बिलो द डायफ्राम है और राइट अपर साइड में है। मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, आप समझिए कि माउथ होगा, इसोफेगस होगा, स्टमक होगा, ये डायफ्राम हो गया हमारा, ठीक है। आप समझिए पूरा हमारा डायफ्राम होगा, ठीक है। तो डायफ्राम के राइट अपर साइड में, डायफ्राम के नीचे राइट अपर साइड में जो एब्डोमिनल कैविटी में वो हमारा क्या, लीवर। तो मैंने ये जो स्ट्रक्चर बना रखा है ऐसा, ये हमारा लीवर है, ठीक है बच्चों। आप देखिए, आप ध्यान दीजिए, ये आपका लीवर हो गया और लीवर के जस्ट नीचे एक सैक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गॉल ब्लैडर, ठीक है। ब्लैडर का मतलब होता है बैग लाइक स्ट्रक्चर, बोरी जैसा स्ट्रक्चर, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। यहां जो हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि ऐसा ब्लैडर, एक ऐसा पॉकेट, एक ऐसा सैक लाइक, बोरी लाइक स्ट्रक्चर जिसमें यूरिन जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर ऐसे ही हमारा होता है डाइजेशन में, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या हुआ, लीवर हो गया। लीवर में देखिए बच्चों 2 लोब होता है, ये एक लोब, ये एक लोब। ऐसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, आप मेरे से सामने से देख रहे हैं, ठीक है बच्चों। अगर सपोज कीजिए ये मेरा लीवर है ऐसे करके, तो ये वाला जो लोब है आप सामने से देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए तो राइट लोब होगा, लेकिन आपके लिए लेफ्ट लोब होगा। आप समझ पा रहे हैं, मैं खड़ा हूं, ये मेरा राइट साइड में है तो मेरे लिए राइट लोब, ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट लोब। लेकिन आप अगर उधर से देख रहे हैं तो ये आपके लेफ्ट में होगा, ये आपके लिए लेफ्ट लोब, ये आपके लिए राइट लोब। लेकिन कभी भी बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो आप, जैसे मैं आपको देख पा रहा हूं, ये मेरे लिए जो स्ट्रक्चर है उसी को आप कंसीडर कीजिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, तो ये मेरे जो राइट साइड में है ये वाला, ये राइट लोब, ये हमारा लेफ्ट लोब। आप इस स्ट्रक्चर को समझिए, आप खुद पे मत देखिए, सामने वाले जो खड़े हैं सामने वाले पे आप स्ट्रक्चर को इमेजिन कीजिए और इमेजिन करके आप उस ऑर्गन को समझिए। मेरे राइट साइड में राइट लोब, लेफ्ट साइड में लेफ्ट लोब। आप इधर से देख रहे हैं तो ये आपके राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। इधर से अगर कोई खड़ा है, सॉरी, इधर से कोई खड़ा है तो उसके राइट साइड में आ रहा है, तो ये राइट लोब, ये लेफ्ट लोब। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये हमारा क्या है, राइट लोब, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा क्या है, लेफ्ट लोब, ठीक है। तो लोकेशन हमने देखा कि लीवर का लोकेशन क्या होता है, फिर राइट लोब और लेफ्ट लोब हमने देखा। अब देखिए बच्चों, जो लीवर होता है, लीवर का वेट होता है वो 1.2 से 1.5 केजी। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 1.2 से 1.5 केजी होता है, ठीक है। ये जो हमारा लीवर है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन। तो फिर आपके क्वेश्चन में आएगा, सर फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी क्या है, तो वो है हमारा स्किन। ये जो हमारा चमड़ा है, त्वचा है, ये हमारा फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी है। सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है हमारा,
लीवर है, ठीक है। लीवर में दो लोब, राइट लोब और लेफ्ट लोब। अब आप समझिए बच्चों, देखिए आप यहां से राइट लोब से एक डक्ट निकला हुआ है, देख रहे हैं आप, डक्ट, और लेफ्ट लोब से भी एक डक्ट निकला है, ठीक है। लीवर के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं हिपैटिक, ठीक है, हिपैटिक। आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो कोई मैंने बताया था टर्मिनोलॉजी को मतलब समझिए। कहीं भी अगर हिपैटिक टर्म आ जाए उसका मतलब है कि लीवर से रिलेटेड, कहीं भी पल्मोनोलॉजी टर्म आ जाए इसका मतलब है कि लंग से रिलेटेड, कहीं भी रीनल टर्म आ जाए उसका मतलब है किडनी से रिलेटेड, ठीक है। तो वैसे ही यानी कि हिपैटिक आ जाए तो लीवर से रिलेटेड। अब देखिए राइट लोब से एक डक्ट आया है, लेफ्ट लोब से एक डक्ट आया है, तो जो लेफ्ट से आया है इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। देखिए कितना सुंदर है बायोलॉजी, लेफ्ट से आया तो लेफ्ट, लीवर है तो लीवर के लिए हिपैटिक, डक्ट है तो डक्ट, सिंपल सा नाम है, कुछ भी याद नहीं करना यार। लेफ्ट से आया लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट से आया जो डक्ट उसे हम लोग क्या बोल दिए, राइट हिपैटिक डक्ट, सिंपल। लेफ्ट लोब से आया लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट लोब से आया राइट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोनों नीचे आके कॉमन हो गया है, एक डक्ट में खुल गया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। देखिए इसमें भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, राइट और लेफ्ट आके कॉमन में खुल गया, राइट से आया लेफ्ट से आया कॉमन में खुल गया, राइट हिपैटिक डक्ट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कॉमन हिपैटिक डक्ट, समझ में आ रहा है, राइट हिपैटिक डक्ट लेफ्ट हिपैटिक डक्ट कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब देखिए ये हमारा क्या है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है। तो गॉल ब्लैडर का भी एक अपना डक्ट होता है जिस डक्ट को हम लोग बोलते हैं सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट, CYSTIC डक्ट, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। राइट लेफ्ट कॉमन हिपैटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। अब सिस्टिक डक्ट क्या होता है, कॉमन हिपैटिक डक्ट के साथ जाकर ओपन हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट, हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट। आप समझ पा रहे हैं। देखिए बच्चों जो लीवर होता है, लीवर का मेन काम होता है बाइल को सिंथेसिस करना। बाइल क्या होता है, एक जूस होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, और हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्या करता है, लेकिन आप समझिए कि लीवर में क्या करता है, उस बाइल को, उस बाइल जूस को क्या करता है, सिंथेसिस करता है। लीवर ने सिंथेसिस कर दिया, ठीक है, तो सिंथेसिस करने के बाद उसको कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना, तो वो स्टोर कहाँ होता है, हमारा गॉल ब्लैडर में। सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस अगर कोई पूछे तो लीवर, स्टोरेज ऑफ बाइल कोई पूछे तो गॉल ब्लैडर। देखिए अब यहाँ पे सिंथेसिस हो गया तो यहाँ पे इसको आना पड़ेगा क्या करने के लिए, स्टोर होने के लिए। तो यहाँ से लेफ्ट लोब से लेफ्ट हिपैटिक लोब लेके आएगा, राइट से राइट हिपैटिक लोब, राइट हिपैटिक डक्ट लेके आएगा, ठीक है। फिर दोनों एक में खुल जाएंगे, इसे हम बोलेंगे कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे गॉल ब्लैडर का डक्ट है सिस्टिक डक्ट, और ये दोनों कंबाइन होकर क्या बोलेंगे, कॉमन बाइल डक्ट। यहां तक आपको समझ में आ गया। मैं इस नाम को मिटा रहा हूं ताकि मैं आगे आपको पैनक्रियाज का लोकेशन भी इसी डायग्राम के साथ समझा सकूं, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये आप समझ पा रहे हैं, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, यहां से आपका क्या था, कॉमन बाइल डक्ट था। अब मैंने क्या बताया कि जो लीवर के नीचे यानी जो यहां से स्टमक के नीचे, स्टमक के पैरेलल पे यहाँ पे क्या था, हमारा लीवर और गॉल ब्लैडर है, ठीक है। इसके नीचे क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है वो है आपका ड्यूडेनम। मैं केवल आपको ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये आप समझिए कि ड्यूडेनम है, ठीक, समझ में आ रहा है आपको, ये आपका ड्यूडेनम है। इसके नीचे जेजुनम, इलियम होगा, बहुत सारे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं केवल ड्यूडेनम का आपको इलाज करके बना रहा हूं, ठीक है। ये ड्यूडेनम का क्या हुआ, लूप हो गया, देख रहे हैं आप, ये ड्यूडेनम का आपका लूप हो गया, ठीक है। इसी लूप में हमारा होता है पैनक्रियाज, ठीक है, इसी लूप में हमारा हो गया पैनक्रियाज, समझ में आ रहा है। और जो पैनक्रियाज का भी अपना एक डक्ट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग, पैनक्रियाटिक डक्ट। ये हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट आया, समझ में आ रहा है। ये हमारा क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट। पैनक्रियाज का डक्ट को पैनक्रियाटिक डक्ट बोला। ये जो डक्ट है हमारा, ये आके हमारा ये जो कॉमन बाइल डक्ट आ रहा था इसके साथ कंबाइन हो जाता है और खुल जाता है, और ये फाइनली ये दोनों मिलकर हमारे चले जाते हैं ड्यूडेनम में, यानी ड्यूडेनम से फिर जेजुनम और इलियम में जाएंगे, डाइजेशन होगा। तो इस जो कंबाइन हो गया इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। इसको हम लोग क्या बोल दिए, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब समझिए ना, हिपैटो यानी कि लीवर से आया एक डक्ट, पैनक्रियाटिक यानी कि पैनक्रियाज से भी आया एक डक्ट, और दोनों कंबाइन हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, लीवर, ठीक है, राइट लोब लेफ्ट लोब, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट आया, कंबाइन हो गया, ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ठीक है। फिर नीचे से क्या, गॉल ब्लैडर का अपना जो डक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट। क्या बोला हम लोगों ने, सिस्टिक डक्ट, ठीक है।
और 60 डक्ट फिर कॉमन हेपेटिक डक्ट के साथ कंबाइन होकर क्या बनाया, कॉमन बाइल डक्ट। ये हमारा जो था, ये हमारा क्या था, कॉमन बाइल डक्ट था, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, फिर ये हमारा जो पेनक्रियाज का डक्ट है उसे पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों मिलाकर हम लोग क्या बना दी, हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि आपका सीक्रेशन लेके ड्यूडेनम में चला जाएगा। अब मुझे आशा है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब देखिए बच्चों, दो चीज होता है, मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये हमारा क्या है, गॉल ब्लेडर है। ठीक है, ये गॉल ब्लेडर का क्या है, डक्ट है, देख रहे हैं आप, गॉल ब्लेडर का डक्ट है। कभी कभी क्या होता है, गॉल ब्लेडर के डक्ट में ब्लॉकेज आ जाता है। क्या हो जाता है, ब्लॉकेज होता है, उसमें कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टोन पार्टिकल्स बन जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गॉल स्टोन्स। क्या बोलते हैं, गॉल स्टोन, यानी कि पत्थरी का बन जाना। इसे हम लोग देसी भाषा में क्या बोलते हैं, पत्थरी बन जाना। इसके लिए मेडिकल टर्म हम लोग बोलते हैं कोलेलिथियासिस। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेलिथियासिस। ठीक है, कहीं भी लिथ टर्म आए, लिथ का मतलब क्या होता है, स्टोन। हम लोग देखेंगे कि हमारे जो रीनल है यानी किडनी है, किडनी में भी स्टोन बन जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी स्टोन बोलते हैं। या हमारे गॉल ब्लैडर में क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, यानी कि इसका जो डक्ट है, डक्ट ब्लॉक हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये डक्ट ब्लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे जो बाइल था, बाइल आगे नहीं जा पाएगा, जिससे हमारा कि बहुत सारा डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा, बहुत सारे सिम्टम, बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको कोलेलिथियासिस पे बहुत ही अच्छा तरीके से बताऊंगा। आप वो वीडियो देख लीजिएगा। आप इतना समझिए कि जो गॉल ब्लैडर का डक्ट है उसमें कहीं अगर कोलेस्ट्रॉल आ गया, उसमें कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, कोई ब्लॉकेज हो गया, तो वैसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेलिथियासिस। ये अगर छोटे छोटे स्टोन है तो दवा के थ्रू ये ठीक हो सकता है, लेकिन अगर ये स्टोन बड़े हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं, इसे सर्जरी से रिमूव करना पड़ता है। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कोलेलिथिएक्टोमी, कोलेलिथियोएक्टोमी। ठीक है, एक्टोमी, एक्टोमी कहीं भी अगर सफिक्स है उसका मतलब होता है सर्जिकल रिमूवल, यानी कि हम लोग सर्जरी करके इस रिमूव कर देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, हम लोग कोलेलिथिएक्टोमी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो गॉल स्टोन यानी कि कोलेलिथियासिस, स्टोन बन गया, उसमें हम लोग सर्जरी से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, कोलेलिथिएक्टोमी। देखिए बच्चों, मैंने बताया था लीवर को लिए हमने क्या टर्म यूज किया था, हिपैटिक। क्या यूज किया था, हिपैटिक। तो ये हमारा लीवर का राइट लोब हो गया, लेफ्ट लोब हो गया। ठीक है, ये लोब में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे पॉलीगोनल ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। जब आप 11th क्लास में जाइएगा तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से लीवर के स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। लीवर का जो आपका जो लेक्चर होगा वो इटसेल्फ 1 आवर और मोर देन 1 आवर हो जाएगा आपको, अगर अच्छे तरीके से समझा जाए। ठीक है, आप इतना समझिए कि लीवर के लोब में बहुत सारे पॉलीगोनल लोब्यूल मिलते हैं, और लीवर के जो सेल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स, साइट्स यानी कि सेल, हिपैटो यानी कि लीवर, लीवर के सेल को हिपैटोसाइट्स बोल दिया। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि लीवर का फंक्शन क्या है। क्या है, मैंने पहले बताया था आपको कि लीवर पहले क्या करता है, बाइल पिगमेंट को सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस करके सीक्रेट कर देगा। तो सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ बाइल। ठीक है, लीवर में जो हमारा बाइल आता है, बाइल जूस को अगर हम लोग पढ़े तो बाइल जूस में कोई भी हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं मिलता है। बाइल जूस में कोई भी हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो फिर ये इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सूडो डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या बोलते हैं, सूडो डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, सूडो यानी कि फॉल्स। ठीक है, देखने में तो लगेगा कि हाँ डाइजेशन करेगा, लेकिन कोई डाइजेशन करता नहीं है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सूडो डाइजेस्टिव एंजाइम। तो लीवर ने क्या किया कि बाइल को बनाया, फिर बाइल को सिंथेसिस कर दिया। ये डक्ट के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। उसका सिंथेसिस कहाँ होगा, हमारे गॉल ब्लैडर में होगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारा जो बाइल होता है, बाइल में हमारा क्या होता है, बहुत सारे बाइल पिगमेंट मिलते हैं। ठीक है, पिगमेंट आपको पता है कि पिगमेंट यानी कि कलर से रिलेटेड होंगे। मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है बिलीरुबिन, एक हो गया बिलीरुबिन, और दूसरा हो गया बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन, ठीक है, जो बिलीरुबिन होता है उसका कलर होता है येलो। ठीक है, और जो बिलीवर्डिन होता है, बिलीवर्डिन का कलर जो होता है वो लाइटिस ग्रीन कलर का होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हुआ कि लीवर हमारा ये बाइल पिगमेंट होता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इसको क्या करता है कि बनाता है और बना के यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है, यानी कि ये एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल है। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल है। जब भी क्या होता है कि अगर कहीं भी ये बाइल का जो पैसेज है, जो भी डक्ट आ रहा है बाइल के पैसेज में, कहीं भी अगर ब्लॉकेज हो गया, यहां ब्लॉकेज हो गया, यहां ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज कहीं भी हो गया अगर इस बाइल के पैसेज में, तो क्या होगा कि हमारा जो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन है ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो पाएंगे। हमारे बॉडी में मेनली बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो बिलीरुबिन किस कलर का है, येलो कलर का है। तो बॉडी में येलो कलरेशन आने लगा, बॉडी हमारा येलो होने लगा, इसको हम लोग बोलते हैं पीलिया रोग। क्या बोलते हैं, पीलिया रोग।
ठीक है। और इंग्लिश में यानी कि मेडिकल टर्म में हम लोग इसको बोलते हैं जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस। तो जॉन्डिस में हमारा मेनली क्या होता है कि हमारे जो बॉडी से बिलीरुबिन और बिलीवर्बिन यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाने चाहिए था, वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि बाइल का जो भी हमारा पैसेज है, बाइल का जो भी हमारा रास्ता है, उसमें कहीं ब्लॉकेज हो गया है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बिलीरुबिन का क्वांटिटी बढ़ गया है। बिलीरुबिन का क्वांटिटी बढ़ गया यानी कि येलो कलर हो गया, जिससे हमारा जॉन्डिस हो जाएगा। या आपके आंख है, आंख येलो पड़ने लगेंगे, ठीक है, फिर आपका यूरिन कलर येलो कलर आने लगेगा। इसके लिए मेडिकल टर्म हम क्या बोल देते हैं? जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस क्या होता है, कैसे होता है, इसके लिए अलग से वीडियो हम बना देंगे, आप उस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अब देखिए लीवर जो हमारा क्या होता है, एक और काम करता है, इसमें बोलते हैं डीएमिनेशन, ठीक है, डीएमिनेशन। अब देखिए एमिनेशन, एमी यानी कि अमाइन, NH3 ग्रुप से रिलेटेड है, डी यानी कि रिलीज कर देना, ठीक है। हमारे बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल हमारा है उसमें से NH3 को रिमूव कर देता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डीएमिनेशन। ये मेनली कहां होता है? लीवर। ये किडनी भी करता है लेकिन लीवर मेनली करता है। कोई भी देखिए, एक होता है अमोनिया और एक होता है यूरिया। अमोनिया जो होता है वो मोर टॉक्सिक होता है, यूरिया लेस टॉक्सिक होता है। इस कंसेप्ट का बहुत अच्छे से समझिए। अमोनिया जो होता है मोर टॉक्सिक है, यूरिया लेस टॉक्सिक है। तो हमारे लीवर ने क्या किया? डीएमिनेशन कर दिया, यानी कि अमोनिया निकल गया। लेकिन ये अमोनिया ससुरा बहुत ही टॉक्सिक है, ये बहुत ही हानिकारक है हमारे बॉडी के लिए। इसलिए इस अमोनिया को हमारा क्या किया जाता है? यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है एक साइकिल के थ्रू, एक प्रोसेस के थ्रू, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू, जिसे हम लोग बोलते हैं यूरिया साइकिल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है, ऑर्निथिन साइकिल, ठीक है। अमोनिया यानी कि डीएमिनेशन के थ्रू अमोनिया जो बना वो कहां बना? लीवर के थ्रू बना, ठीक है। लेकिन ये मोर टॉक्सिक है, तो इसको लेस टॉक्सिक यानी कि यूरिया में कन्वर्ट किया गया। अब ये यूरिया हमारा ब्लड में चला गया, ब्लड के थ्रू हमारा कहां जाएगा? किडनी में। और किडनी क्या करेगा? इस यूरिया को यूरिन के थ्रू बॉडी से निकाल देगा, ठीक है, मोर टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक में। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका सोच समझ के जवाब दीजिए, ठीक है। अगर हमारे बॉडी में लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गया तो किसका क्वांटिटी बढ़ेगा? अमोनिया का या फिर यूरिया का? सोचिए बच्चों, अमोनिया का बढ़ेगा ना, क्योंकि जो अमोनिया था NH3 डीएमिनेशन के थ्रू कौन बना रहा था? लीवर बना रहा था। अगर लीवर डैमेज हो गया तो अमोनिया का क्वांटिटी बढ़ जाएगा। अगर किडनी डैमेज हो गया, किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो किडनी के पहले तो किडनी में क्या आ रहा था? यूरिया आ रहा था ब्लड के थ्रू, क्योंकि उसके पहले ही अमोनिया को हमने यूरिया में कन्वर्ट कर दिया था ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। तो हमारे बॉडी में किडनी अगर प्रॉब्लम है तो उसमें हमारे यूरिया ज्यादा हो जाएगा। आपने सुना होगा लालू प्रसाद यादव, जो बिहार के हमारे सीएम थे, उनका भी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, ठीक है। उस किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि उनके बॉडी में यूरिक एसिड का क्वांटिटी ज्यादा हो रहा था, ठीक है। डायलिसिस पे थे, फिर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ सिंगापुर में, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो भी आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो डीएमिनेशन का प्रोसेस क्या होता है? हमारा लीवर के थ्रू होता है। अब देखिए, जो हमारा लीवर है वो करता है स्टोरेज ऑफ फैटी एसिड, स्टोरेज ऑफ फैटी एसिड। जो भी हमारे बॉडी में जो भी फैटी एसिड्स होते हैं, उस फैटी एसिड का कुछ पार्ट का स्टोरेज हमारा लीवर भी करता है, ठीक है। अब देखिए, लीवर को कुछ पार्ट को ही हमारा क्या करना है? फैट को स्टोर करना है। लेकिन जो दारूबाज होते हैं, जो दारू पीते हैं, पियक्कर होते हैं, वो लोग क्या पीते जाते हैं, दारू पीते जाते हैं, तो उनसे उस कंडीशन में क्या होता है? उनका लीवर फैटी होने लगता है। लीवर फैटी होने लगा मतलब कि जो स्टोरेज थोड़ा सा होना चाहिए था फैट का, तो एल्कोहलिक दारूबाज वाले लोगों में, पियक्कर के लोगों में जो फैट होता है, फैट का लीवर पर डिपोजिशन ज्यादा होता है, स्टोरेज ज्यादा होता है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फैटी लीवर, फैटी लीवर। यानी कि पियक्करवा सबको देखिएगा, आप कहेगा कि मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, तो बेटा तुम मारोगे फाड़ोगे चीरेगे क्या? तुम्हारा लीवर ऑलरेडी फैटी हो चुका है, तुम बहुत ही जल्दी जाने वाले हो, इस बात को समझो। इसलिए डॉक्टर बोलता है जो दारू पीने वाले हैं कि आप दारू का इंटेक कम कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका लीवर फैटी हो चुका है, किसी चीज का डाइजेशन नहीं हो पाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी आपको पेट से रिलेटेड, ठीक है। इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं एल्कोहलिक लीवर डिजीज, एल्कोहलिक लीवर डिजीज। यानी कि अल्कोहल पीने से जो डिजीज हो रहा है लीवर में, उसको हम लोग क्या बोल दिए? एल्कोहलिक लीवर डिजीज, ठीक है। मार देंगे, दिन भर निपसा में रहेगा, निपसा में रह के अपना दिशा खराब कर लेगा, पियकरा सब कहेगा क्या है हमारे जैसा कोई निकाली देगा, सब देगा, लेकिन उसको अंदर का बात पता नहीं है। उसका लीवर बोल रहा है कि सलाम भाई सलाम, चलता है हम, क्यों? क्योंकि
फैट का ज्यादा स्टोरेज हो रहा है, फैट का ज्यादा डिपोजिशन हो रहा है, जिसकी वजह से उनका जो फैटी एसिड है वो लीवर में ज्यादा जा रहा है और फैटी लीवर बन पा जाए। इसलिए दारू पीने वालों में फैट जो लीवर होता है वो कम काम करता है, इनएक्टिव होने लगता है धीरे धीरे, और धीरे धीरे पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए जो हमारा लीवर होता है वो लीवर हमारे कुछ मिनरल्स का भी स्टोरेज में हेल्प करता है, विटामिन ए, डी, ई के, विटामिन B12 का भी स्टोरेज में हेल्प करता है। अब देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला कि लीवर ने बाइल जूस को सिंथेसिस किया और सीक्रेट कर दिया, गॉल ब्लैडर ने उसको सीक्रेट कर दिया। और बाइल जूस का यूज क्या है, डाइजेशन में यूज क्या है, उस चीज को हम समझेंगे। देखो बच्चों, स्टमक में आया था हमारा फूड, उसको उन्होंने क्या बोला था, काइम। ठीक है, स्टमक में जो हमारा काइम था वो क्या था, एसिडिक था, हाईली एसिडिक था। क्यों? क्योंकि HCl था हमारे स्टमक में, मैंने बताया था आपको, वो उस काइम को एसिडिक बना दिया है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। ठीक है, क्यों न्यूट्रलाइज करना क्यों जरूरी है? यहाँ स्टमक में मान लो आप क्या, यहाँ पे स्टमक था ना आपका, स्टमक में आपका फूड हो गया एसिडिक, उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, क्योंकि जो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक एंजाइम्स आएंगे वो केवल और केवल तभी एक्ट करेंगे जब वो एल्केलाइन मीडियम हो, जब वो बेसिक मीडियम हो। तो उसमें कौन हेल्प करता है? हमारा बाइल जूस। बाइल जूस जाएगा, स्टमक को कहेगा कि बहुत तुम कर लिया एसिडिक, अब हम बनाएंगे बेसिक। क्यों? क्योंकि मेरा पार्टनर पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है जो कि डाइजेशन करेगा, लेकिन उसके लिए हम पहले से हमको कॉल करके बोल दिया था, ओ गॉल ब्लैडर, ओ लीवर, जल्दी से बाइल जूस सीक्रेट करो और काइम में यानी कि स्टमक में जो भी तुम्हारा एसिडिक मीडियम था, एसिडिक मीडियम को बेसिक बनाओ। तो बाइल जूस क्या करता है? न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, ताकि पैनक्रियाटिक लाइपेज पे जाके हमारा एक्ट कर सके। ठीक है बच्चों। अब देखिए बाइल जूस हमारा एक और काम करता है, इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को हमारा क्या करता है? बाइल जूस काम करता है। मान लो आप बच्चों कि हमारा एक फैट का मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक कोई बड़ा मॉलिक्यूल, फैट का बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, आइए तुम्हारा क्या होगा, बाइल सॉल्ट्स हो गए। ठीक है, ये बाइल सॉल्ट्स हो गए। ये क्या करता है? इस पे जाएगा, कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके इसको बहुत छोटा 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 में तोड़ देगा, और इसके ऊपर ये बाइल आ गया। ठीक है बच्चों, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। ठीक है, यानी कि बाइल को, बड़े फैटी एसिड के ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट में तोड़ देना है, इसको हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसमें भी हमारा क्या करता है? गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस, लीवर से बाइल जूस आता है, वो हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों पढ़ेंगे पैनक्रियाज के बारे में। देखिए मैंने यहाँ पे पैनक्रियाज को समझाने की कोशिश की है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि लीवर, गॉल ब्लैडर, फिर लीवर गॉल ब्लैडर से यहाँ पे डक्ट आ रहे थे, फिर पैनक्रियाटिक डक्ट मिलके आपको हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट बना रहे थे। ये आपका डुडेनम में बना रखा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, जो हमारा जो पैनक्रियाज होता है, इसका लोकेशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैनक्रियाज जो होता है वो मैंने डुडेनम के लूप में, लूप है नहीं आपका, ये लूप में क्या होता है? सिचुएटेड होता है। ये आपका पैनक्रियाज हो गया। ठीक है, पैनक्रियाज के 4 पार्ट होते हैं। ये आपका जो देख रहा है ये आपका हेड पार्ट है, ठीक है, ये आपका नेक पार्ट है यानी कि उसका गर्दन है, ये इसका मेन सेंट्रल यानी कि बॉडी पार्ट है, और ये आपका लास्ट वाला टेल पार्ट है। ठीक है, कुछ काम करनी, आपको बस इतना याद रखना है कि जो पैनक्रियाज होता है ये ड्यूडेनम के लूप पे होता है। ठीक है, और जो पैनक्रियाज होता है ये हमारा मिक्स्ड ग्लैंड है। क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड उस टाइप के ग्लैंड को बोलते हैं जिसमें डक्ट प्रेजेंट होती है, जो अपना सिक्रेशन जो भी वो बना रही है उसको ब्लड में डालने के लिए डक्ट पाइप का यूज करती है। उस प्रकार के डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और दूसरी तरफ होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि उस टाइप का ग्लैंड जिसको अपना सिक्रेशन ब्लड में डालने के लिए कोई डक्ट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट जाकर ब्लड में डाल देंगे। उस टाइप को क्या बोलते हैं हम लोग? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो जो हमारा पैनक्रियाज है वो हमारा एक्सो भी है और एंडो भी है। ठीक है, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होता है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड। जो मैक्सिमम 90 to 95% पार्ट है वो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, और मेनली जो 4 to 5% वाला पार्ट है वो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। अब देखिए जो एक्सोक्राइन वाला पार्ट है, यानी कि ये जो पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट है, जो डक्ट वाला पार्ट है, वो मेनली डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? डाइजेशन में। और जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है ये मेनली हार्मोन, ठीक है,
हार्मोन को रिलीज करते हैं कि जो डायरेक्ट ब्लड में डाल देते हैं। जब मैं आपको हार्मोन पढ़ाऊंगा, यानी कि जो आपको एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ाऊंगा, उससे बहुत अच्छे तरीके से पेनक्रियाज को लोग पढ़ेंगे। इसमें आप पढ़िएगा कि अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, ठीक है, ग्लूकागन होता है, बहुत सारा हार्मोन्स होते हैं, उस सब को लोग पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप इतना समझिए कि हमको मेनली फोकस करना है एक्सोक्राइन वाले पार्ट में, जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पेनक्रियाज हमारे क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, डुओडेनम के रूप में आपका है। पेनक्रियाज के डक्ट को हम लोग क्या बोला था, पेनक्रियाटिक डक्ट। ये जो इसका मेन डक्ट है पेनक्रियाटिक डक्ट, ऊपर से आ रहा था आपका कॉमन बाइल डक्ट, फिर ये दोनों मिलकर हमारा यहाँ पे ओपन हो जा रहा था, हम लोग क्या बोल रहे थे, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो यानी कि लीवर से आ रहा था, पेनक्रियाटिक यानी कि पेनक्रियाज से आ रहा था। ठीक है, इतना समझ में आएगा आपको। अब देखिए बच्चों, जो पेनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, जो डक्ट से एंजाइम आएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्स्ट पार्ट डुओडेनम में जाएगा, उसको वर्क करने के लिए एल्कलाइन मीडियम की जरूरत होती है। वो एल्कलाइन मीडियम कौन बनाया था, बाइल। मैंने बताया था आपको, बाइल आता है वो एल्कलाइन मीडियम बना देता है। अब देखिए जो कौन से एंजाइम मिलते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। स्टार्च को डाइजेशन करना है तो उसके लिए पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, सेलिवरी एमाइलेज क्या था, याद कीजिए सेलिवरी एमाइलेज, सलाइवा में स्टार्च को डाइजेशन करने के लिए जो एंजाइम होता है उसको हम लोग क्या होता है, सेलिवरी एमाइलेज। एमाइलेज मेनली होता है स्टार्च से रिलेटेड, यानी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड। सलाइवा में तो सेलिवरी एमाइलेज, पेनक्रियाज में तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज, यानी कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करेगा। कैसे करेगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो स्टार्च को डाइजेशन के लिए पेनक्रियाटिक एमाइलेज। ठीक है, अब लिपिड यानी कि फैट को डाइजेशन करना है, उसके लिए होता है पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक लाइपेज। आप देखें एज लाइपेज, यानी कि लिपिड को तोड़ने वाला, लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम लाइपेज। ठीक है, अब फिर इसमें क्या है कि प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करना है, तो इसके लिए होता है इसमें ट्रिप्सिनोजन। क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। ठीक है, फिर होता है प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये जो तीनों होता है प्रोटीन के डाइजेशन से रिलेटेड है। ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, इनको एक्टिवेट करना पड़ता है। कैसे एक्टिवेट करते हैं, कैसे प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आप इतना समझिए कि जो पेनक्रियाज के एंजाइम है उसमें स्टार्च के लिए पेनक्रियाटिक एमाइलेज है, लिपिड का डाइजेशन के लिए पेनक्रियाटिक लाइपेज है, ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिनोजन है, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज है। फिर न्यूक्लिक एसिड भी तो होते हैं, डीएनए, आरएनए, इनका भी डाइजेशन होता है। इसके लिए क्या होता है, डीएनएज, आरएनएज, यानी कि न्यूक्लियस होते हैं, एंजाइम हमारे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका था पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज में आपका सारे एंजाइम होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे हमारा फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन होता है, कैसे कैसे किस पार्ट में कैसे कैसा डाइजेशन होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा आज की इस वीडियो लेक्चर में। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी कनेक्टेड रहेंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगा। आप बहुत ही जल्द जुड़िए हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और आसपास सफाई बना के रखिएगा। थैंक यू सो मच।